हाँ बाबू, पहला टॉपिक हम लोगों का सेट्स है और ये सबसे आसान टॉपिक में से है, इसीलिए हम लोग पहले इसी को पढ़ते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने होने में भी इसमें टाइम लग जाता है। 8 दिन 10 दिन चलेगा क्लास ये वाला। देखो, समूचे का मतलब होता है बाबू, सिंपल शब्द में अगर देखें तो समूचे का मतलब होता है संग्रह। समूचे का अर्थ क्या हो जाता है? संग्रह, यानी स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब कैसे इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे उसके बारे में बात होगी इस चैप्टर में। किन इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है? बहुत सारा ऐसा है। अब आप सीनियर क्लास में जब आप जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक जगह एक रूप में संग्रहित करेंगे। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो ए सेक्शन में जाएंगे तो उन पुस्तकों का लिस्ट होगा जो ए से शुरू होता है। बी सेक्शन में जाओगे तो उन पुस्तकों का होगा जो बी से शुरू होगा। एक तरफ स्कूल सिलेबस का किताब है तो वहां पे केवल सिलेबस का किताब मिलेगा, यानी स्टोर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन को। ठीक उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ भी स्टोर करते हैं। उसी को बोला गया बाबू कि आप हैं सेट्स। और इसका शुरुआत तो हम लोगों को क्लास 8 से ही हो जाता है, जब हम लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। क्लास 8 में पढ़े हैं संख्या, अंक गणित में नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं? सहचर्य नियम, प्राकृतिक संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सब कुछ पढ़ते हैं। पूर्णांक भी पढ़ते हैं, किसे कहते हैं पूर्णांक, किसे कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में जब हम बोलेंगे कि बाबू पूर्ण संख्या का लिस्ट बनाओ तो उसमें केवल पूर्ण संख्या ही आएगी ना। क्या तुम उसमें अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को रखोगे? नहीं रखेंगे। भिन्न के रूप में तो संख्या बिल्कुल नहीं रखेंगे। जब पूर्ण है तो पूर्ण है। यानी इंफॉर्मेशन को उसी रूप में लिखना होगा जिस रूप में वो डिमांड हो रहा है। संग्रह करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। उसी को हम लोग किताब अगर अपना देखेंगे तो वहां पे देखो ऐसे बनाया कि सपोज कि ए है, ए बराबर है भारत की नदियां, भारत की नदियां। तो यहां पर जो लिस्ट बनेगा बाबू वो केवल उनका बनेगा। किनका? जो भारत की नदियां हैं। नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, गंगा है, यही सब बनेगा ना। ताप्ती नहीं है? है ना, ये लिस्ट में आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसमें पहाड़ का नाम हम नहीं मेंशन कर पाएंगे, करेंगे क्या पहाड़ का नाम? नहीं। क्यों करेंगे पहाड़ का नाम भाई, जब साफ कहा गया नदियों के बारे में। यानी एक लिस्ट बना दिए तुम जहां पर किसको रखा गया है? केवल भारत की नदियों को। अच्छा, उसी प्रकार से हम एक और लिस्ट बना रहे हैं बाबू। b इज इक्वल 1 2 3 और 4। बोलेंगे ये क्या है? तुम बोलोगे सर ये तो प्राकृत संख्या है। देखो 1 2 3 4 क्या है? प्राकृत संख्या। इसका मतलब कि सर ये एक ऐसा समुच्चय है, समुच्चय यानी सेट। सर ये एक ऐसा सेट है जो केवल किसको रख रहा है अपने पास? प्राकृत संख्याओं को रख रहा है, कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और लिस्ट बनाते हैं। भारत के 10 महानतम बल्लेबाज, इसका लिस्ट बना सकते हैं। बना के देखो तो। पहला नाम बाबू सचिन तेंदुलकर। अच्छा, तुम बोलो बाबू पहला नाम, तुम बोलो बाबू पहला नाम, तुम बोलो बाबू पहला नाम। चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना। सचिन, विराट, धोनी, चेंज हो गया। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, सही से परिभाषित नहीं है। मतलब जिस तरह से भारत की नदियों के नाम में हम केवल भारत की नदियों को ही शामिल किए, है ना। 1 2 3 4 में -1 2 3 4 को शामिल नहीं किए। भारत के 10 महानतम बल्लेबाज में हर व्यक्ति के हिसाब से वो महानतम बल्लेबाज अलग अलग होगा। गलत बोल रहे हैं बाबू। सचिन के बाद तुम किसका नाम लेते? धोनी का। तुम अपने एरा के हिसाब से ही ना देखते बाबू। हम नाम किसका लेते? सौरव गांगुली का, राहुल द्रविड़ का, अपने अपने टाइम के हिसाब से नाम लेते कि उनके जैसा हम दूसरा किसी को देखा ही नहीं। यानी मेरे हिसाब से 10 महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट अलग है, तुम्हारे हिसाब से 10 महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट अलग है, उनके हिसाब से अलग है। इसका मतलब ऐसे चीजों का कभी भी सेट नहीं होता। मतलब उन चीजों का हम कभी भी सेट नहीं बना सकते जो सुपरिभाषित आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराते हो। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो हमको नहीं देगा, हम उसका कभी भी सेट नहीं बना सकते। कैसे हम बनाएंगे सेट? तुम ही बताओ ना। लिस्ट में हम 10 बल्लेबाज का नाम लिख सकते हैं क्या? चलो और देखते हैं।
10 मनोरंजक पुस्तक। अब बताइए, क्या आप 10 इंटरेस्टिंग बुक का लिस्ट बना सकते हो? तुम बनाओ तो तुम्हारे हिसाब से बनेगा तो क्या वो तारकेश्वर को पसंद आ जाए, या तारकेश्वर के हिसाब से बनेगा तो क्या हमको पसंद आ जाएगा, या मेरे हिसाब से बनेगा तो उनको पसंद आ जाएगा? नहीं आने वाला है। क्योंकि रोचक किताब, रोचक कहानियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अच्छी लगती होंगी, बट नंबर उसी ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये भी सेट नहीं हुआ। अगर हम बोलें कि भारत के 10 महान कवियों का नाम बताओ, क्या लगता है तुम्हारे द्वारा बनाए गए कवि का लिस्ट और मेरे द्वारा बनाए गए कवि का लिस्ट दोनों बराबर हो जाएगा? चॉइस पे डिपेंड करता है भाई, नहीं होगा। लेखक का नाम क्या दोनों बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे चीजों को जो सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब तुम्हारे लिए भी वही परिभाषा हो और मेरे लिए भी वही परिभाषा है। मतलब कैपिटल एन अगर प्राकृत संख्या को सूचित करता है तो तुम्हारे लिए भी कैपिटल एन प्राकृत संख्या को सूचित करे और मेरे लिए भी कैपिटल एन किसको सूचित करे? प्राकृत संख्या को। आ रही है बात समझ में? हम दोनों के लिए ये काम कर रहा हो एक रूप में, तब हम कहते हैं कि हाँ ये क्या बना रहा हो? समुच्चय बना रहा है। अदरवाइज ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। यानी व्हाट इज अ सेट? तो हम बोले सेट जो है सर वो एक वेल डिफाइंड, सेट जो है वो क्या है? एक वेल डिफाइंड रूल है। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित नियम, वह नियम जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक दिन से दूसरे दिन चेंज नहीं होता है, जो हमेशा बना रहता है। आ रही है बात समझ में? भारत के 3 बांध का नाम बताओ, तो 3 गो बांध का हम नाम बता दिया। क्या ये सेट बनेगा? ऑब्वियसली सेट बनेगा। 3 बांध का केवल हमको नाम बता देना था। आई बात समझ में? अब 3 बांध में तुम किसी गाड़ी का नाम लगा दिए, क्या वो सेट बना? नहीं बनेगा, वो सेट नहीं बनेगा। हम एक सेट बनाते हैं, जैसे a इज इक्वल, अब यहां पे हम वैल्यू लिख रहे हैं बाबू, -1, -2, -3, 4, 6। अब ऐसे हम कोई बना दिया, समुच्चय तो बना। हम बोलेंगे कैसा समुच्चय है ये? तुम बोलोगे सर ये समुच्चय जो है ये किसका है? इंटीजर्स का है, पूर्णांकों का है। क्योंकि इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसके पास नेगेटिव वैल्यू भी होता है और पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, जो फ्रैक्शनल नहीं होते, जो दशमलव वगैरह में परिभाषित नहीं होते। यही हुआ ना पूर्णांक, जिसमें नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो। क्या ये सुपरिभाषित आंकड़ा हुआ? हाँ सर ये हुआ सुपरिभाषित आंकड़ा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नंबर कोई दशमलव वगैरह में नहीं है। पूर्ण अंक हो, कंप्लीट नंबर, 1 1 हो, 2 2 हो, 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू नहीं हो। ऐसा कब होता है? दशमलव में ऐसा होता है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहां पर उपलब्ध नहीं है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। सर ये पूर्णांक है। यानी ये जो आप सेट ए के बारे में कह रहे हैं, सेट ए किसका आंकड़ा अपने पास रख रहा है? पूर्णांकों को रख रहा है। तुमको भी पढ़ने में ये पूर्णांक दिखेगा, उनको भी पूर्णांक दिखा, उनको भी और हमको भी, हम सबको ये क्या लग रहा है? ये तो पूर्णांक है। हो गया बात खत्म। यानी जो पूर्णांक है सबके लिए ट्रू है, वही वेल डिफाइंड है, वही सुपरिभाषित है, वही मेरा सेट है। आई बात समझ में? तकलीफ है यहां पर? नहीं ना? ये सेट को समझने का सबसे आसान तरीका है। सेट कैसे हम बनाएंगे? क्लास 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, एक हम ई नंबर बनाया। क्या लिख रहे हैं बाबू? कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी। अब बताइए क्या ऐसा कोई समुच्चय बनाया जा सकता है जहां क्लास 11 में पढ़ने वाले व्यक्तियों का लिस्ट हो, बच्चों का लिस्ट हो, विद्यार्थियों का? हाँ बनाया जा सकता है। किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 11 में, क्या उनके पास यह इंफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता? होता है। एक बच्चा भी उसमें बढ़ नहीं सकता, उस लिस्ट में एक भी घट नहीं सकता। अगर 40-50 बच्चा उस लिस्ट में है तो क्या 40-50 उस लिस्ट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सेट वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम तुमको बोलेंगे जाओ जाके लिस्ट बनाओ, तो तुम रजिस्टर ओपन करोगे, सारे बच्चों का नाम लिखोगे, जो तुम्हारे पास नाम लिखा हुआ होगा वही मेरे पास भी होगा, वही इनके पास भी होगा। सही है कि गलत है ना? तो क्या बोला गया? सर ये तो एक सेट है। लेकिन यही चीज बोलेंगे कि स्कूल में और बाहर में जितने बच्चे टहल रहे हैं उनका एक समुच्चय बनाओ जो क्लास 11 के हों। क्या तुम ये पॉसिबल है कि बना सकोगे? बाहर में जो बच्चा भी टहल रहा है, हो सकता है कि जैसे तुम गिन कर कैसे मुड़ोगे, एक और टहलता हुआ पाया गया, आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा।
आंकड़ा चेंज हो गया, और इसीलिए इंफॉर्मेशन जैसे ही चेंज हो जाए वो सेट नहीं बनता। सेट बनने के लिए, फिर से हम वही बात बोलेंगे, एक ही बात, सेट बनने के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अपने दिमाग को अब इतना कचरा से बाहर निकालते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं, जो चीज़ स्पष्ट होगा वही सेट होगा, जो स्पष्ट नहीं है वो सेट नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर हो गया? पहले समूचे लिख करके डैश दीजिएगा। समूचे ऊपर में हेडिंग लगा दिए हो ना, अब आगे समूचे लिख करके डैश दीजिएगा। हाँ बाबू, समूचे लिख करके डैश दीजिएगा। हाँ, या सेट समूचे, जो भी आप बोल रहे हो उसमें लिखोगे बाबू। अब देखो बाबू, किताब के हिसाब से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 10 से कम प्राकृत संख्या, क्या इसका हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं? 10 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होगी बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? इतना जो लिस्ट आप लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा का पूरा ये क्या है? मेरा सेट तैयार कर दिया। नहीं, एक समूह एक बन गया, एक समूचे बन गया। अब इस समूचे में देखो बाबू, तुमको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। तुम यहां देख रहे हो कि करली ब्रेस लगा हुआ है ना, तो जब हम कोई सेट बनाएंगे उसमें ये करली ब्रेस जरूर लगाएंगे। यानी अभी हम इस जैसे में जो एग्जाम्पल आए हम समझाने, वहां हम आपको एक नया बात बता दिया। पहले तो हम सेट समझाया, सेट में क्या था? वेल डिफाइंड रूल था, सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे क्या ये सुपरिभाषित आंकड़ा है? हाँ है। 10 से कम प्राकृत संख्या हो तो 10 से कम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? करती है। अब हम बोलेंगे हाँ, अभी तुमको ऐसा ऐसा मैथ पढ़ना पड़ेगा, इसको सीखना है ना। x जो है कोई भी वैल्यू हो सकता है। x क्या होता है? मेरा चर मान होता है। x कोई भी वैल्यू है, वो वैल्यू 1 से बड़ा है। देखो x मेरा 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब 1 से बड़ा 2 से छोटा तो अनंत वैल्यू है बाबू, 1.1 1.01 1.001 1.002, ऐसे तो बहुत सारा है। बट उसको भी वो ब्रेक लगाता है, क्या बोलता है? x इज द एलिमेंट। x जो है वो क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य। फैमिली में कैसे होते? आप एलिमेंट हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं। तो x जो है वो सदस्य है किसका? कैपिटल N का। कैपिटल N का मतलब प्राकृत संख्या का, है ना। अब तुम ही बताओ, क्या एक ये जो स्टेटमेंट हम यहां पे लिखा, क्या ये एक सुपरिभाषित आंकड़ा है सेट बनने का? तुम सोच के देखो जरा सा। जो x है, x क्या है? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या होनी चाहिए। और गिनती की संख्या होने के लिए 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। तो बोल रहा है कि x गिनती की संख्या हो और 1 और 2 के बीच में हो। क्या 1 और 2 के बीच में कोई गिनती की संख्या है? नहीं है ना। इसका मतलब ये कोई सेट फॉर्म नहीं कर रहा। पढ़ने के लिए आना चाहिए। ये जो ई है, ये ई का मतलब एलिमेंट नहीं है, ये एक सूचक है, ऐसे लिखा जाता है ई। इसको हम लोग पढ़ते हैं बाबू एप्साइलॉन। किस नाम से पुकारा गया? देखो एप्साइलॉन। आज एप्साइलन को हम लोग सदस्य के रूप में जान रहे हैं, एलिमेंट के रूप में समझ रहे हैं ना। जैसे इस सेट का ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है? एलिमेंट है ना बाबू। यही है एप्साइलन। यानी हम बोलेंगे 1 इज द एलिमेंट ऑफ, अगर इसका कोई नाम रख दें A, तो हम बोलेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ A। मतलब एक जो है वो A परिवार का सदस्य है। अच्छा, 12 इज द एलिमेंट ऑफ A? नहीं सर। क्या A में 12 है? नहीं है। तो 12 जो है वो A का सदस्य नहीं है। 12 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। नहीं है एलिमेंट। एलिमेंट जो वर्ड हम लाए हैं वो एक यूनानी भाषा शायद है, हम अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो, उसी से बना है ई। ई ऐसा लिखाएगा बाबू। और ये जो ई है वो किसको बताता है? एप्साइलन।
क्लास 12th में जब आप जाइएगा तो यही ई जो है एप्साइलन, ये बहुत रूप में चेंज हो जाएगा बाबू, एप्साइलन नॉट में, एप्साइलन आर में, एप्साइलन एम में। कूलॉम फोर्स जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12th में। अभी फिलहाल ये किस रूप में बता रहा है, सदस्य के रूप में है, तो हम उसको उसी रूप में समझते हैं। किसी सेट को लिखने का दो बात हमको पता चला, एक सेट को लिखते समय करली ब्रेस वो होना चाहिए, दूसरा उसमें सदस्य होते हैं, सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट। एलिमेंट बोलेंगे हम लोग, बार बार उसको बोलेंगे ये एलिमेंट है। तो इसमें हम लोगों को रहता है, भरने के लिए आता है कि 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 7 इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर यहां पर रहता 20 इज एलिमेंट ऑफ ए, नो, तो 20 इज नॉट, तो 20 एलिमेंट नहीं है किसका, ए का। सेट का अपना एक नाम होगा। बात समझ में आया, दो चीजें पता चल गई हमको, करली ब्रेस और साथ में एलिमेंट। इसको नोट करो बाबू, जैसे करके पहला एग्जांपल लिखो, जैसे करके पहला एग्जांपल लिखिए। क्या क्या चीज हम नोट करने बोलेंगे बस उतना ही करना है। वन एलिमेंट ए, 2 एलिमेंट ए, डॉट 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 ऐसे करके 9 एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट का मतलब है, ये पढ़ रहे हैं हम इसको एलिमेंट, लेकिन ये है क्या, ये है ई। ई का मतलब होता है एप्साइलन, एक सूचक एप्साइलन। देखते हैं इसका रोमन में पॉइंट नंबर 2, फिर से हम बना रहे हैं बाबू। अंग्रेजी स्वर, अंग्रेजी स्वर वर्ण, ध्यान है स्वर कौन कौन होते हैं इंग्लिश के, एक मिनट देख लो पहले। ए होता है बाबू, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, यानी ये भी परिभाषित हो गया। इसके अलावा कुछ होता है क्या, नहीं। मेरे पास जैसा होगा आपके पास भी इतना ही मिलेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको अगर हम सेट के रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या डालना है, लगाएंगे करली ब्रेस। इसके बाद इनको क्या बोलेंगे, इन सबको एलिमेंट बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे। चलो इसको एक नाम दे देते हैं, सपोज कि ये कौन सा सेट है, पी है, तो हम बोलेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ पी। चेंज मत कर देना कि कैपिटल लिख दिए, स्मॉल है तो स्मॉल होगा। ई जो है बाबू वो भी सदस्य है पी का, उसी तरीके से यू तक जाएंगे, यू भी है वो सदस्य है किसका बाबू, पी का। ई का मतलब क्या है, एलिमेंट है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। दो चीजें फिर क्लियर हुई, लिखो यहां तक क्लियर है, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल 210 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब क्या ये एक सेट बनेगा, क्वेश्चन है। तो 210 को हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अगर ये फिक्स वैल्यू है, निश्चित वैल्यू है, तो सेट बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। चेक करके देख लो बाबू। इसको हम नाम दे दिया सपोज z, z बराबर, ओपन कर दिया। अब 210 किससे किससे ब्रेक हो रहा है, 3 से 0, फिर अच्छा 2 से भी कट जाता है ना, 35 दूना 70, फिर 5 से कट जाता, 5 सते 35, 7 से कट जाता, 7 एकम 7, 3 2 5 7। एक नहीं लिखेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 2 से। एक किए खत्म, तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 मिलेगा बाबू, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला। ये हो गया वेल डिफाइंड, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड में हम क्या बोलेंगे, 2 इज एलिमेंट ऑफ z। क्या हम बोलेंगे 3 जो है वो भी z का एलिमेंट होगा, 5 जो है वो भी एलिमेंट होगा, और 7 जो है वो भी एलिमेंट ऑफ z होगा। करली ब्रेस के साथ रख रहे हैं, कह सकते हैं ना। हाँ, ये आपको हर बार नहीं बनाना है जब क्वेश्चन डिमांड करेगा, हम बस आपको समझा रहे हैं कि ऐसा चीज बार बार यूज कर लो कि हमको समझ में आए, बार बार यूज करेंगे। कई बार हम ऐसे लिखेंगे कि क्या ई जो है, मतलब कि जो भी z है, सॉरी z जो आया, क्या z इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N है, क्या z इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N है, मतलब
हिंदी पढ़ो, इसका क्या मतलब होगा इसका? क्या z कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्याओं का सदस्य है? तो हम बोलेंगे सर z में 2, 3, 5, 7 सब आया, और 2, 3, 5, 7 प्राकृत संख्या है, अतः ये सदस्य होगा। इसका मतलब ये सही बात है, सदस्य है। आपको ऐसे पढ़ना है बाबू, इसको ऐसे करना है, नोट किया जाए, करो नोट बाबू। अब चलो थोड़ा सा संख्या का निरूपण देख लो, हेडिंग लगा लीजिए बाबू, संख्या सूचक। संख्या सूचक जैसे कैपिटल N जो है वो किसको बताएगा? प्राकृत संख्या को, यानी गिनती की संख्या को, है ना। उसके बाद Z जो है बाबू वो किसको दर्शाएगा? पूर्णांक को। पूर्णांक Z के ऊपर में हम लगा दिया प्लस, तो ये सिर्फ पूर्णांक नहीं बताएगा, ये किसको बताएगा? धनात्मक पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांक को। उसी तरीके से बाबू अगर Z माइनस लगा हुआ मिलेगा हमको, तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसे पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक हो, तो ये हो जाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक। Q प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन किसमें? धनात्मक में, ये हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। उसी तरीके से Q माइनस अगर लगा दिए तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय संख्या। दिख रहा है बाबू? अच्छा, R लगा देंगे प्लस के साथ, तो R जो होता है वो रियल नंबर होता है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या हो जाएगी, धनात्मक वास्तविक संख्या। और उसी तरीके से अगर आप कहीं पर देखेंगे R माइनस, जो हम लोग यूज भी करेंगे कई बार R माइनस वगैरह लिख करके, उसका मतलब हो जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा बनाए है ना हम लोग 8th क्लास या लोअर क्लास वगैरह में, तो पढ़ते ही रहते हैं ये सब चीज। माइनस इन्फिनिटी इधर होता है और इधर होता है बाबू प्लस इन्फिनिटी। ये जो लाइन बनाते हैं ना हम लोग, जिसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, असल में इसका नाम है वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा, इसी नाम से इसको पुकारा जाता है बाबू, रियल नंबर लाइन। किस नाम से पुकारा जाता है? रियल नंबर लाइन। देखो ये है, ये मतलब के माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी संख्या आ जाए, सबके सब क्या होंगी? वास्तविक होंगे। अब उन संख्याओं में जो प्लस में है उसको हम R प्लस से सूचित करेंगे, और जो माइनस से है वो R माइनस से। बीच में हम क्या रखते हैं बाबू? 0 को रखते हैं। यहां पर हो गया बाबू 1, यहां पर हो गया 2, यहां पर बीच में हो गया 3/2 होगा ना, 1.5, हाँ वो भी हो गया। इधर जाएंगे बाबू तो -1, इधर जाएंगे बाबू तो -2, बीच में हो जाएगा माइनस का 3/2। सही है क्या? इसी 1 के बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े यहां पर, तो आपको 1.73205 भी मिल जाएगा, मतलब कि यहां पर हमको कौन मिल जाएगा? √3 मिल गया। रूट में भी तो वैल्यू होना चाहिए, वैसे ही इधर भी आएगा वैल्यू। आई बात समझ में? अब देखो सब चीज को, अगर हम 1 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमको कैपिटल N मिलेगा, यानी प्राकृत संख्या, और ये ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए तुम देखोगे कि n में माइनस हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा चीज, धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक किसे कहा गया है भाई? जो 0 के साथ चलने लगेगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसमें आए, तो पूरा नेगेटिव नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल नहीं होगा, दशमलव वगैरह नहीं आता, नेगेटिव भी आ जाए 0 और साथ में पॉजिटिव भी आ जाए, सब आ जाए, तो वो बन गया पूर्णांक अर्थात Z। लेकिन हमको क्या बोला? Z में किसको निकालने के लिए? प्लस को। पूर्णांक के रूप में जो प्लस होगा, जैसे 1, 2, ये सब क्या आएंगे? पूर्णांक। नेगेटिव पूर्णांक बोला Z माइनस, मतलब -1,
-2, -3, -4, -3.5 नहीं, -3.3 नहीं, क्योंकि वो 3 का और 4 के बीच का वैल्यू हो गया। हमको पूरा पूरा वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको क्या नाम पुकारा जा रहा है? पूर्णांक बोला जा रहा है। उसी तरीके से अगला कौन है? धनात्मक परिमेय संख्या। ये देखो परिमेय संख्या है 3/2, ये पॉजिटिव है। यहां पर कौन हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये वाला हो गया Q प्लस और ये वाला हो गया Q माइनस। रियल नंबर प्लस वाला, जितना भी प्लस का वैल्यू है सब रियल नंबर, जितना भी माइनस का वैल्यू है सब R माइनस है, यानी वो भी रियल नंबर है बट नेगेटिव वाला है। वास्तविक संख्या भी हो गया। आया बात समझ में? ये हम लोग सिंबॉलिक बनाएंगे, इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, और अगर तुम यूज नहीं करते हो तो प्रश्न तुम्हारा टेस्ट करेगा। प्रश्न जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले लिखा था ना बाबू, ऐसे लिखा था ना, वेयर x बिलोंग्स टू n। अगर हम ये नहीं लिखे आपके लिए, चलिए हटाइए इसको, तब तो हम ऐसा सेट बना सकते हैं। क्या ये सेट बनेगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा? हाँ सर बनेगा ना। 1.01, 1.001, 1.0001, 1.12, 1.13 बनता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा दें, x इज द एलिमेंट ऑफ n, यानी केवल नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती। 1 के बाद तो सीधे 2 हो जाता है, तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। खत्म हो गया बात। कुछ समझ में आ रहा है बात? हम लोग ये इसलिए आज का टॉपिक में ये बताया जा रहा है बाबू कि हमको मैथ में यूज है इसका, और बहुत ज्यादा यूज है। चलिए संख्या सूचक आप लोग भी नोट कर लीजिए बाबू। सभी संख्या सूचक को नोट भी करना है और उसको मेमोराइज भी करना होगा, याद भी करना है। तुम लोग का भी हो गया? चलिए अगला टॉपिक लगाएंगे, किसी समुच्चय को, समुच्चय यानी कि सेट है ना, किसी समुच्चय यानी कि सेट को निरूपित करने की विधियां, निरूपित करने की विधियां, किसी समुच्चय या सेट को निरूपित करने की विधियां, हेडिंग लगा लीजिएगा बाबू। किसी समुच्चय या सेट को निरूपित करने की विधियां। हाँ, यानी अभी जो हम एक तरीका अभी हम आपको दिखलाया था बाबू, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, ये जो तरीका देख रहे थे ना, इसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं बाबू। इसे कहा जाता है रोस्टर रूप। कौन सा रूप कहा गया है? रोस्टर रूप। और एक और होता है बाबू जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। यानी अगर हम चाहें तो सेट को, यानी वेल डिफाइंड आंकड़ों को किन किन रूपों में लिख सकते हैं? एक रोस्टर रूप में लिख सकते हैं और एक, हाँ, दोनों रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये कि जो अभी तुम 2, 3, 5, 7 लिखे, ये कौन सा रूप कहला गया? रोस्टर रूप। तो फिर समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? ये जो है ना लिखा हुआ, इसी को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखते हैं। देखो कैसे, ऐसे पहले करली ब्रेस लगा दिया जाता है, फिर लिखा जाता है x, और x के बाद 2 को डॉट दिया जाता है। सर x क्या है? x जो होता है वो सदस्य को बता रहा होता है, ठीक? यानी x जो है वो किसको बता रहा है इस क्वेश्चन के लिए? 2, 3, 5, 7 को। अब ये 2, 3, 5, 7 क्या है, अब उसको लिखना है। तो x जो है, x यानी 2, 3, 5, 7 जो है वो क्या है? x 210 का के क्या है भाई? अभाज्य गुणनखंड हैं। सही बात है क्या? बंद। x 2 को डॉट, x क्या बता रहा है? जो सदस्य हैं। कौन सदस्य? 2, 3, 5, 7। क्या है x? सर x जो सदस्य हैं, हर एक सदस्य जो है वो 210 के अभाज्य गुणनखंड को दर्शाता है। बोला बहुत अच्छा।
अगर उसी तरीके से देखा जाए बाबू तो ए ई आई ओ यू ऐसे लिखा हुआ हम तुमको दे दिया। ये कौन सा रूप है समुच्चय निर्माण का? समुच्चय का ये रोस्टर रूप है। समुच्चय लिखने का ये कौन सी विधि है? रोस्टर। जब कॉमा दे दे के हम लिखते हैं ना सदस्यों को तो उसको कौन सा रूप बोला जाता है? रोस्टर। अब हम बोलेंगे इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखो तो तुम बोलोगे पहले पहचानो इस चीज को, ये क्या है? ये सर ये वोवेल है सर, अंग्रेजी के स्वर है सर, है ना। तो हम बोलेंगे क्या? सबसे पहले सदस्य को किससे सूचित किया जाएगा? एक्स। उसके बाद कोलोन, दो गो डॉट देंगे। अब इस एक्स को परिभाषित करो तो हम बोलेंगे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर हैं, स्वर हैं। अब बताओ यार कितना दिक्कत है। इसी को ना क्या पढ़ते हैं? एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, कैसा है एक्स? एक्स ऐसा है कि जो एक्स है ना वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। चलो नहीं समझ में आया तुमको, मान लेते हैं। तो क्या ये समझ में आएगा? देखो तो 2 4 6 8 क्या है? 2 4 6 8 पढ़ो इसको। रोस्टर रूप तो है बट 2 4 6 8 से तुमको कुछ पता नहीं चल रहा? सम संख्या है। अच्छा ठीक है, ये सम संख्या है तो इसको हम बनाते हैं। x कैसे परिभाषित है? x किसका रूप है? 2x का रूप है। अब सही है, छोटा थोड़ा हुआ। किसका रूप है? 2x का। जहां अपना जो x है वो या तो 1 से बराबर में होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये 5 से छोटा होगा। 5 से छोटा होगा तो 4 होगा, ताकि x के जगह पे जब तुम 4 रखोगे तो 2 चौके 3 रखोगे तो 2 तिया 2 रखेंगे तो 2 दूना, और 1 है तो 2 एकम 2। 1 से पीछे नहीं जा सकते, बांध दिए हो। 5 से आगे नहीं जा सकते, बांध दिए हो। लेकिन 1 के बाद 1.5 भी तो रख सकते थे, 2.2 भी तो हो सकता था। तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना रिजल्ट। तो उसके लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा कि x में किसको रखना पड़ेगा? n। x इज द एलिमेंट ऑफ n। ये आपको सोचना होता है। देखो दोनों में से आसान तरीका ये हुआ रोस्टर, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या देगा? रोस्टर वाला वैल्यू दे देगा और आपको क्या बोलेगा? समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। तो समुच्चय निर्माण रूप ऐसा है कि ये जो अपना x है वो किसके रूप में है? 2x का रूप है। कैसे 2x मालूम हुआ आपको? सर 2 को 1 से गुना करता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 6 9 12 हो गया ना फिर से। अब ये क्या दिख रहा है? 3 का गुणज है ना। तो हम बोलेंगे सर x जो है कैसे परिभाषित है? किसका रूप है? x जो है वो 3x का रूप है। अच्छा फिर क्या है? जो x है ना वो 1 है या 1 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? 5 से। 5 से छोटा है। अब तुम ही सोचो बाबू, तुम ही सोचो, 1 और 5 के बीच में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो क्या 2.2 नहीं है, 2.3 नहीं है? तो मामला फंस न गया। उसको ठीक करो। कैसे ठीक करेंगे? x को हम कह देंगे कि तुम क्या हो? केवल x केवल प्राकृत संख्या होगी। और जब x प्राकृत संख्या होगी तो 1 के बाद किसका गिनती होगा? 2 का। 2 के बाद किसका गिनती होगा? 3 का। 3 के बाद, आया बात समझ में? इसीलिए अपना जो टॉपिक अगला है, कहाँ गया भाई? गायब हो गए? हाँ, किसी समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, उसमें लिखिएगा किसी समुच्चय को निरूपित करने की, किसी समुच्चय को निरूपित करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। निम्नलिखित 2 विधियां हैं। दो विधियां हैं। पहला लिखिएगा बाबू, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, है ना। चलिए दूसरा लगाएंगे बाबू, दूसरा लगाएंगे अपना वो है हाँ बाबू, समुच्चय
समुच्चय निर्माण रूप। जैसे 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 a इज इक्वल x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ऐसे लिखा जाएगा। लिख लीजिएगा बाबू, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। कर्ली ब्रेस लॉक कर दीजिएगा बाबू। हाँ, अब थोड़ा सा बाबू इस पर जैसा गौर कर लीजिएगा फिर से। ये वाला x किसको बता रहा है बाबू? सदस्य। कि हमको नहीं मालूम सदस्य कौन है, तो हम बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होंगे ना, ये वही को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला बात, x, ये पहला वाला x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? यस, सदस्य को। अब वो सदस्य किस रूप में है? तो बोला कि जो सदस्य होंगे, ये दूसरा वाला, ये क्या करता है? सदस्य को परिभाषित करता है। क्या कर रहा है? ये सदस्य को परिभाषित। और ये जो है ये क्या करता है बाबू? सदस्य को मानता है। यानी जैसे हमने बोलते मान लिया कि, तो मान लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन है? x। अब x के जगह पे कौन आएंगे? a। x के जगह पे कौन आएंगे? e। x के, ये वाला x के जगह पे कौन आएंगे? i। अगला कौन आएगा? o। अगला कौन आएगा? u। और ये a, e, i, o, u किसके वजह से बोल पाए? इस वाले x के वजह से, जो कह रहा है कि ये केवल अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अपने किताब से ही है, उदाहरण नंबर 1 हम लिख रहे हैं। उदाहरण 1 लिखिएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय, हल समुच्चय यानी लिस्ट यानी कि सेट, हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर माने बाबू कॉमा दे के लिखना है ना, ये सबसे आसान तरीका है। रोस्टर रूप में लिखें। हल नहीं बोल करके क्या बोला बाबू? हल समुच्चय। पता है हल समुच्चय क्यों बोला? समुच्चय का मतलब होता है लिस्ट बनाना, सेट बनाना। शुरू में चैप्टर का ही ना नाम था बाबू। मतलब कि ये द्विघात है, तो द्विघात है तो कितने हल मिलेंगे इसके? 2। तो बन गया ना लिस्ट। इन दोनों को करली ब्रेस के अंदर कॉमा दे के लिख दोगे, बन गया आंसर। अब बनाने आता है ऐसा वाला मैथ? क्लास 10th में पढ़े हैं ना, कैसे बनाते हैं बाबू इसको? गुणनखंड करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले तो हल समुच्चय के लिए हमको हल निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 तय है ना। अच्छा, x कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा? x प्लस 2। अब -1 कॉमन ले लें बराबर, यहां देखो x प्लस 2 और अगला कौन हो जाएगा बाबू? इक्वल 0। अब नियम के हिसाब से चलें तो अगर हम x प्लस 2 को अकेला करते हैं बाबू तो 0 बटे में x माइनस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या देगा आपको? 0। तो x बराबर क्या मिलेगा? अच्छा, अगर हम x माइनस 1 को अकेला करते हैं बाबू तो 0 के साथ बटे में x प्लस 2 चला जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा? 0। x बराबर 1। इसीलिए ना तुम मैथ में जब 10th पढ़ते हो तो ऐसे करते हो। क्या तुम ऐसे गौर किए कभी कि आखिर एक वैल्यू को इससे 0 से तुलना और इसको 0 से तुलना क्यों कराए? कभी गौर किए होगे शायद, या नहीं किए तो अभी गौर करो कि अगर हम x प्लस 2 को अकेला करते हैं तो ये 0 बटा x माइनस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या देगा? 0। और ये भी तो जरूरी है ना कि x माइनस 1 को हम अकेला करें तो 0 बटा x प्लस 2 हो जाएगा, तब भी वैल्यू 0 देगा। 11th आपको सिखाया, सोचने पे मजबूर किया, और उसके बाद जब रिजल्ट हम देख रहे हैं तो यहां पर 2 वैल्यू हमको मिला। अब बोलता है इसको सेट के रूप में लिखो। देखो हल को समुच्चय का किसके रूप में? रोस्टर के रूप में। चलो लिखते हैं। अब मान लो कि ये सॉल्यूशन है तो s बराबर लिख देते हैं। s का मतलब सॉल्यूशन होता है। वो क्या मिल गया बाबू?
-2 और साथ में क्या मिला 1। मुश्किल नहीं ना? अच्छा, अब एक इसी चीज को समूचे निर्माण के रूप में लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे? x सच दैट x, क्या है भाई ये x? क्या है ये? सर ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल, बैल दोनों हल है। हाँ हाँ है। देखो बाबू, बहुत भारी बात लिख दिया। x क्या है? यही ना x है बाबू। x क्या है? सर x जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का सॉल्यूशन है। कर दिया। मुश्किल नहीं। खैर, हमको ये नहीं क्वेश्चन पूछा, ये पूछा, हम ये बना लिया। नोट करें, नोट कीजिए।